नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जालौन उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उस दिन 3 जनवरी 2020 की तारीख थी। सुबह के यही कोई 10 बज रहे थे। जालौन जिले की कोतवाली उरई के प्रभारी निरीक्षक शिव गोपाल वर्मा अपने कार्यालय में बैठे थे और बीती रात पकड़े गए मादक पदार्थ तस्करों से पूछताछ कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग दंपत्ति उनके कार्यालय में आया। दोनों आगंतुक घबराए हुए थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। वर्मा ने तस्करों से पूछताछ बंद करके उन्हें सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर पूछा, बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या परेशानी है। कुर्सी पर बैठने के बाद उस शख्स ने कहा, साहब, हम सरसोकी गांव से आए हैं। मेरा नाम कालीचरण है और साथ में मेरी पत्नी उर्मिला है। हमने अपनी बेटी विनीता की शादी उरई कस्बे के रामनगर मोहल्ला निवासी खेमराज अहिरवार के बेटे प्रमोद कुमार के साथ की थी। प्रमोद कुमार ने हमारी बेटी विनीता को गायब कर दिया है। 1.5 साल से बेटी से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। प्रमोद के पिता खेमराज से पूछा तो उसने बताया कि विनीता प्रमोद के साथ दिल्ली में है। हमने जब भी फोन पर प्रमोद से विनीता से बात करने का आग्रह किया तो वो टाल मटोल कर देता था। वो दिल्ली में कहाँ रहता है उसने हमें कभी नहीं बताया। आज मुझे पता चला कि प्रमोद दिल्ली से गांव आया है और अपने घर में मौजूद है। साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि उससे पूछताछ करके हमारी बेटी विनीता का पता लगाए। कोतवाल वर्मा ने कालीचरण की बात गौर से सुनी और उनकी परेशानी को समझा। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वो थाने में बैठकर इंतजार करे। वो प्रमोद को थाने बुलाकर उससे पूछताछ करके विनीता का पता लगवाते हैं। आश्वासन पाकर कालीचरण पत्नी उर्मिला के साथ थाने में इंतजार करने लगे। कोतवाल वर्मा ने एसआई विश्वनाथ सिंह तथा कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह को सारी बात बताकर प्रमोद को थाने लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में दरोगा विश्वनाथ सिंह और कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह के साथ मोटरसाइकिल से प्रमोद के मकान पर जा पहुंचे। प्रमोद उस समय घर पर नहीं था। उसके घर में किराए पर रहने वाले किराएदारों ने बताया कि प्रमोद रेलवे क्रॉसिंग की ओर गया है। पहचान के लिए पुलिस ने एक किराएदार को साथ ले लिया और रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई। प्रमोद रेलवे फाटक के पास मिल गया। किराएदार के इशारे पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोतवाली ले आई। बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी खेमराज को हुई तो वो भी कोतवाली आ गया। कोतवाल वर्मा ने प्रमोद कुमार के चेहरे पर तिरछी नजर डालते हुए पूछा, प्रमोद, सच सच बताओ, तुम्हारी पत्नी विनीता कहाँ है? क्या तुमने उसे गायब कर दिया है? साहब, ये सब अटपटी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रमोद जवाब देने के बजाय उल्टे वर्मा से ही प्रश्न कर बैठा। इसलिए कि विनीता के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि तुमने उनकी बेटी को गायब कर दिया है। पिछले 1.5 साल से तुमने ना तो उनकी विनीता से बात कराई और ना ही मिलवाया, ना ही तुमने उन्हें दिल्ली में रहने का अपना ठिकाना बताया। कोतवाल ने कहा, साहब, ससुराल वालों से हमारी पटती नहीं है, जिससे मैंने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। प्रमोद बोला, तो अब बताओ कि विनीता कहाँ है? वर्मा ने पूछा। वो दिल्ली में है, प्रमोद ने बताया। उससे फोन पर बात कराओ, उन्होंने कहा। साहब, विनीता के पास फोन नहीं है, इसलिए उससे बात नहीं हो सकती। देखो प्रमोद, तुम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि विनीता कहाँ है। लेकिन प्रमोद ने जुबान नहीं खोली। तब वर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने दरोगा विश्वनाथ सिंह तथा सुशील कुमार परासर को प्रमोद से सच उगलवाने की जिम्मेदारी सौंपी। वो दोनों प्रमोद कुमार को अलग कमरे में ले गए और उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। उसके बाद उसने विनीता का जो राज खोला, उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। प्रमोद ने बताया कि उसने अपनी पत्नी विनीता की हत्या 18 मई 2018 को ही कर दी थी और शव को अपने कमरे में दफन करके उसके ऊपर पक्का फर्श बनवा दिया था। इसके बाद वो दिल्ली चला गया था। विनीता की हत्या की जानकारी न तो उसके माता पिता को थी और न ही उसके मकान में रहने वाले किराएदारों को। विनीता का शव अब भी कमरे में ही दफन है। कोतवाल वर्मा ने इस सनसनीखेज घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और फिर प्रमोद कुमार को साथ लेकर उसके मकान पर पहुंच गए। वो टीन शेड वाला मकान था जिसके आगे के भाग में किराएदार रहते थे। प्रमोद मकान के पिछले भाग में रहता था।
प्रमोद कुमार पुलिस को अपने टीन शेड वाले कमरे में ले गया और बताया कि विनीता का शव इसी कमरे में फर्श के नीचे दफन है। पुलिस अभी कमरे का निरीक्षण कर ही रही थी कि सूचना पाकर एसपी डॉक्टर सतीश कुमार तथा सीओ संतोष कुमार भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया था। चूंकि मामला महिला की हत्या करके शव को जमीन में दफन होने का था, इसलिए घटना स्थल पर उरई सिटी मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला को भी सूचना देकर बुला लिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों ने हत्या आरोपी प्रमोद कुमार की निशानदेही पर कमरे के अंदर खुदाई शुरू कर दी। पुलिस के जवानों ने पहले कमरे की पक्की फर्श को तोड़ा, फिर कच्ची जमीन को फावड़े से खोदना शुरू किया। 4 फीट खुदाई करने के बाद महिला का कंकाल बरामद हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला ने कंकाल को गड्ढे से बाहर निकलवाया। अब तक मौके पर विनीता के माता पिता तथा ससुर भी आ गए थे। कालीचरण तथा उनकी पत्नी उर्मिला ने जब महिला के कंकाल को देखा तो वो रो पड़े और उन्होंने कपड़ों से ही उसकी पहचान अपनी बेटी विनीता के रूप में कर दी। प्रमोद के पिता खेमराज ने भी कंकाल की पहचान बहू विनीता के रूप में की। विनीता की हत्या और कंकाल बरामद होने की खबर रामनगर मोहल्ले में फैली तो लोग अवाक रह गए। सैकड़ों की भीड़ घटनास्थल पर आ पहुंची। कालीचरण के परिवार में भी कोहराम मच गया था। उसकी अन्य बेटियां भी सूचना पाकर मौके पर आ गई थी। विनीता का कंकाल देखकर सभी बिलक बिलक कर रो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सांत्वना दी और समझाया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। फिर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच करके साक्ष्य जुटाए। इसके बाद मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला की निगरानी में कोतवाल वर्मा ने कंकाल का पंचनामा भरके उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। डीएनए की जांच हेतु मृतक के बाल सुरक्षित रख लिए गए थे। चूंकि प्रमोद कुमार ने पत्नी विनीता की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया था और जमीन में दफन शव को भी बरामद करा दिया था, इसलिए कोतवाल वर्मा ने मृतका के पिता को वादी बनाकर धारा 302, 201 के तहत प्रमोद कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस अधिकारियों के सामने जब प्रमोद से पूछताछ की गई तो पत्नी की हत्या करके शव को ठिकाने लगाने की जो कहानी उसने बताई वो चौंकाने वाली थी। जालौन उत्तर प्रदेश राज्य का एक पिछड़ा जिला है जहां आवागमन के साधन भी कम है और रेल सुविधा भी नहीं है। इस पिछड़ेपन के कारण जालौन जिले के सभी प्रशासनिक कार्य उरई कस्बे में होते हैं। उरई जालौन जिले का उपजिला कहलाता है। यहाँ दवा बनाने वाली मशहूर कंपनी सन इंडिया फार्मेसी है, जहाँ सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, जिससे वहाँ दिन भर चहल पहल बनी रहती है। उरई कस्बे से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है सरसोखी, जो थाना कोतवाली उरई के अंतर्गत आता है। इसी सरसोखी गांव में कालीचरण अहिरवार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी उर्मिला के अलावा 4 बेटियां वंदना, लाली, नोबी तथा विनीता थी। मध्यम वर्गीय कालीचरण के घर का खाना पीना व अन्य खर्च खेत में पैदा होने वाली फसलों से चलता था। इसी से बच्चों की परवरिश होती गई। जैसे जैसे बेटियां जवान होती गई, कालीचरण ने उनकी शादी कर दी। वो 3 बेटियों के हाथ पीले कर चुके थे। अब सबसे छोटी बेटी विनीता ही शादी के लिए बची थी। विनीता अपनी अन्य बहनों से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। उसकी इस खूबसूरती में 4 चांद उसका स्वभाव लगाता था। हाई स्कूल पास करने के बाद वो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने ये कहकर उसकी पढ़ाई पर विराम लगा दिया कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए वर्क खोजने में दिक्कत होती है और दहेज भी ज्यादा देना पड़ता है। कालीचरण अपनी अन्य बेटियों की तरह विनीता को भी इज्जत के साथ उसके हाथ पीले कर देना चाहता था, किंतु इन्हीं दिनों विनीता के कदम बहक गए, जिसकी वजह से गांव बिरादरी में उनकी बदनामी होने लगी। गरीबों की जमा पूंजी उनकी मान मर्यादा और इज्जत होती है। जब कालीचरण को इस बात का पता चला तो अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए वो विनीता के लिए वर की खोज में जुट गए। काफी प्रयास के बाद एक रिश्तेदार के माध्यम से वर के रूप में उन्हें प्रमोद कुमार मिल गए। प्रमोद कुमार के पिता खेमराज उरई कस्बे के रामनगर मोहल्ले में रहते थे। खेमराज के परिवार में पत्नी रामवती के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा प्रमोद कुमार था। बेटियों की वो शादी कर चुके थे। प्रमोद कुमार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और रोजगार की तलाश में जुटा था। खेमराज दिल्ली में सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ उसकी खेती की जमीन भी थी। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। रामनगर मोहल्ले में उसके 2 मकान थे। एक मकान में वो स्वयं परिवार के साथ रहता था, जबकि दूसरा मकान अजनारी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास था। 3 शेड वाले इस मकान में किराएदार रहते थे। हालांकि प्रमोद कुमार बेरोजगार था और उसका रूप रंग भी सामान्य था,
लेकिन उसके पिता खेमराज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कालीचरण ने उसे अपनी बेटी विनीता के लिए पसंद कर लिया। फिर सामाजिक रीति रिवाज से 25 अप्रैल 2011 को विनीता का प्रमोद कुमार के साथ विवाह कर दिया गया। शादी के बाद विनीता जब अपनी ससुराल पहुंची तो ससुराल में सब खुश थे, लेकिन विनीता खुश नहीं थी। दरअसल शादी के पहले विनीता ने पति के रूप में जिस सजीले युवक के सपने सजोए थे, प्रमोद वैसा नहीं था। एक तो वो सांवले रंग का था, दूसरे वो अक्खड़ स्वभाव का था। इसके अलावा वो बेरोजगार भी था। शुरू में तो विनीता ने पति के साथ साथ सास ससुर की भी सेवा की, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब विनीता का मन ससुराल में कम मायके में ज्यादा लगने लगा। इससे प्रमोद को शक होने लगा कि कहीं शादी से पहले विनीता के गांव के किसी युवक से अवैध संबंध तो नहीं थे। उसने इस बाबत गुप्त रूप से पता किया तो जानकारी मिली कि शादी से पहले विनीता के कदम डगमगा गए थे। विनीता के अपने ही अतीत में उसके जीवन में कैक्टस उगा दिए थे, जिसमें खुशियां कम कांटे ज्यादा थे। उन कांटों के चुभन से पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा व मारपीट होने लगी थी। तब तक दोनों की शादी को 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में विनीता 3 बेटियों कनिका, गुंजन और परी की मां बन चुकी थी। एक के बाद एक 3 बेटियों के जन्म को लेकर भी घर में कलह होती थी। सास रामवती वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहती थी, इसलिए वो विनीता को ताने मारती रहती थी। हालांकि विनीता का ससुर खेमराज उसकी बेटियों से बहुत प्यार करता था और हर तरह से उनका ख्याल रखता था। वो जब भी बाजार हाट से घर आता, बच्चियों के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता था। विनीता का पति प्रमोद बेरोजगार था। पति की बेरोजगारी से वो भी परेशान रहती थी। उसे अपने व बच्चों के पालन पोषण के लिए सास ससुर का ही मुंह ताकना पड़ता था। जरूरत का सामान खरीदने के लिए विनीता सास से पैसे मांगती तो कभी वो दे देती तो कभी बुरी तरह से झिड़क देती थी। तब विनीता मन महसूस कर रह जाती थी। विनीता ने पति को कुछ काम धाम करने के लिए कई बार कहा, परंतु प्रमोद ने एक नहीं सुनी। उल्टे वो विनीता से कहता कि घर में किसी चीज की कमी है, सारा खर्च माँ बाप कर तो रहे हैं। एक रोज प्रमोद शराब पीकर घर आया तो विनीता ने उसे जलील करते हुए कहा, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, कुछ काम धंधा करते नहीं और शराब भी पीते हो। कम से कम अपना नहीं तो अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल करो। विनीता की सच्चाई भरी कड़वी बातें सुनकर प्रमोद को गुस्सा आ गया। वो विनीता पर टूट पड़ा और लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगा। उसके हाथ तभी थमे जब वो हाँफने लगा। पति की पिटाई से विनीता इतनी आहत हुई कि वो तीनों बच्चों को ससुराल में छोड़कर मायके चली गई। उसने अपने ऊपर हुई जुर्म की दास्तान अपनी माँ को बताई। तब माँ ने बेटी को ससुराल न भेजने का फैसला किया। विनीता को मायके आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि प्रमोद उसे लेने आ गया, लेकिन उर्मिला ने बेटी को भेजने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो ऐसे निठल्ले के साथ बेटी को नहीं भेजेगी जो उसे प्रताड़ित करे। सास ने जलील किया तो प्रमोद मुंह लटकाकर वापस लौट आया। बहू के चले जाने से खेमराज की भी मोहल्ले में बदनामी हो रही थी। उसकी पत्नी रामवती का भी गली से गुजरना दुर्भर हो गया था। पास पड़ोस की महिलाएं विनीता को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। इन्हीं बातों पर विराम लगाने के लिए खेमराज विनीता को लाने उसके मायके पहुंचा और कालीचरण से बच्चों की परवरिश की खातिर विनीता को भेजने का अनुरोध किया। काफी विचार करने के बाद कालीचरण ने बेटी को समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया। इस बार विनीता ससुराल आई तो उसके तेवर उग्र थे। बात व्यवहार करने का तरीका भी बदल गया था। शायद पति द्वारा किया गया अपमान उसे सता रहा था। जब वो बीते पलों के बारे में सोचती तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता। सास उसके काम में रोका टोकी करती तो वो उससे झगड़ा कर बैठती। पति को भी वो करारा जवाब दे देती थी। बहू के इस व्यवहार से दुखी होकर खेमराज ने उसे संयुक्त परिवार में रखने के बजाय अलग रखने का फैसला कर दिया। उन्होंने उसे अजनारी रोड वाला मकान रहने को दे दिया। इस 3 सेट वाले मकान के पिछले वाले भाग में प्रमोद विनीता वो बच्चों के साथ रहने लगा। मकान के अगले हिस्से में बने 3 कमरे किराए पर उठे थे। इस मकान में लगभग 6 माह तक विनीता और प्रमोद ठीक से रहे। उसके बाद में दोनों में फिर से झगड़े होने लगे। झगड़ा बेरोजगारी को लेकर होता था। मकान में आने वाले किराए से विनीता परिवार का खर्चा नहीं चला पा रही थी। उसे सदैव आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता था। वो प्रमोद से खर्चा मांगती तो वो कहता कि मायके से लेकर आओ। विनीता 2-4 बार तो मायके से खर्च के लिए पैसे ले आई,
लेकिन हर बार जाने से उसने मना कर दिया। तब प्रमोद उससे झगड़े पर उतारू हो जाता। इस तरह उनमें तकरार होने लगी। साल 2018 की फरवरी माह की बात है। एक रोज खाना ना बनाने को लेकर विनीता को प्रमोद ने पीट दिया तो विनीता महिला थाने पहुंच गई। वहां उसने पति की शिकायत की तो प्रमोद को थाने बुलाया गया। वहां पुलिस ने प्रमोद को डराया धमकाया और झगड़ा या मारपीट ना करने की नसीहत दी। विनीता और प्रमोद के बीच समझौता तो जरूर हो गया था, लेकिन उनके बीच तनाव कम नहीं हुआ था। किसी न किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो ही जाता था। प्रमोद के मन में अब विनीता के प्रति नफरत की आग सुलगने लगी थी। ये आग जब 16 बन गई तो प्रमोद ने विनीता की हत्या करने की ठान ली और हत्या की गहरी साजिश रच डाली थी। योजना के अनुसार 18 मई 2018 की सुबह करीब 10 बजे प्रमोद अपने पिता खेमराज के घर पहुंचा। उसके साथ उसकी 3 बेटियां भी थी। उसने पिता से कहा कि वो काम करने के लिए दिल्ली जा रहा है, विनीता को भी साथ ले जाएगा, इसलिए इन्हें यहाँ छोड़ने आया है। न जाने क्यों पिता खेमराज व माँ रामवती ने आवारा बेटी की बातों पर विश्वास कर लिया और वो उन मासूम बच्चियों को अपने पास रखने के लिए तैयार हो गए। बेटियों को माता पिता के घर छोड़कर प्रमोद वापस घर आ गया। चूंकि विनीता की बेटियां 1-2 दिन के लिए दादा दादी के घर चली जाती थी, इसलिए विनीता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही पति से तर्क वितर्क किया। प्रमोद भी दिन भर सामान्य बना रहा। पति की साजिश की विनीता को जरा भी भनक नहीं लगी। शाम को विनीता ने खाना बनाया। उसने पहले प्रमोद को खाना खिलाया और फिर स्वयं भी खाना खाया। चौका बर्तन साफ कर वो चारपाई पर लेट गई। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गई, लेकिन प्रमोद की आंखों में नींद नहीं थी। उसे तो इसी समय का इंतजार था। वो आहिस्ता आहिस्ता विनीता की चारपाई के पास पहुंचा और उसकी साड़ी से उसका गला कसने लगा। विनीता की आंखें खुली तो पति को गला घोंटते पाया। उसने बचाव का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद प्रमोद ने रात के सन्नाटे में कमरे के अंदर फावड़े से करीब 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें विनीता का शव दफन कर दिया। दूसरे दिन वो ईंट की गिट्टी लाया और कमरे में बिछाकर दुरमुट से खूब कुटाई की। फिर राजमिस्त्री से कमरे का फर्श बनवा दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। इसके बाद वो कमरा बंद करके दिल्ली चला गया। दिल्ली में वो क्या करता है, कहाँ रहता है, इसकी जानकारी उसने ना तो अपने माँ बाप को दी थी और ना ही किसी और को। इधर जब 3 महीने बीत गए और उर्मिला की बेटी से फोन पर भी बात नहीं हो सकी, तो उर्मिला अपनी बड़ी बेटी वंदना के साथ उसके घर आई, लेकिन कमरे में ताला लटक रहा था। वो रामनगर स्थित विनीता के ससुर खेमराज के पास गई। खेमराज ने बताया कि विनीता और प्रमोद दिल्ली में है, बच्चे उसके साथ है। प्रमोद दिल्ली में नौकरी करने लगा है। उर्मिला ने खेमराज से प्रमोद का मोबाइल नंबर लिया और फिर प्रमोद से फोन पर बात की। प्रमोद ने बताया कि वो दिल्ली में है, विनीता भी उसके साथ है। उर्मिला ने जब उससे विनीता से बात कराने को कहा तो उसने कह दिया कि वो इस समय ड्यूटी पर है, विनीता से बात नहीं हो पाएगी। इसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। जब भी उर्मिला या कालीचरण प्रमोद से फोन पर बात करते और विनीता से बात कराने को कहते तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। ना ही वो दिल्ली में अपने रहने का ठिकाना बताता था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन वो बेटी की आवाज नहीं सुन सके। विनीता के संबंध में जानकारी करने उर्मिला कभी कभी उसके अजनारी रोड स्थित घर भी आती थी और किराएदारों से पूछताछ करती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटी की तलाश में वो भटक रही है उसका शव कमरे में दफन है। उर्मिला जब परेशान हो गई तो उसने प्रमोद की टोह में उसी के मकान में रहने वाले एक किराएदार की मदद ली। उर्मिला ने उससे कहा कि जब भी प्रमोद अपने कमरे में आए उसे तत्काल मोबाइल पर फोन कर दे। उसने किराएदार को अपना फोन नंबर दिया, साथ ही सटीक सूचना पर पैसों का लालच भी दिया। 3 जनवरी 2020 की सुबह उर्मिला को किराएदार ने सूचना दी कि प्रमोद दिल्ली से अपने घर आया है और कमरे में मौजूद है, लेकिन उसके साथ विनीता नहीं है। ये सूचना पाते ही उर्मिला और कालीचरण उड़ई कोतवाली पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। 5 जनवरी 2020 को पुलिस ने अभियुक्त प्रमोद कुमार अग्रवाल से पूछताछ करके उसे उड़ई की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मां की हत्या और पिता के जेल जाने के बाद मासूम बच्चियों को संभालने की जिम्मेदारी मृतका की बहनों ने ली है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा।
मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।